औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आज हम स्टैंडर्ड नंबर 3 करेंगे। स्टैंडर्ड नंबर टू के बारे में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड नंबर टू उसकी रिवाइज्ड वर्जन उसका स्टैंडर्ड नंबर 61 की सूरत में आई है। तो इसलिए हम स्टैंडर्ड नंबर टू को स्किप करके स्टैंडर्ड नंबर थ्री पे आए। ये जो स्टैंडर्ड नंबर थ्री है ये है प्रोक्रेस्टिनेटिंग डेटर के मुतालिक यानी वो डेटर, वो कर्जदार जो कि जानबूझकर डिले कर रहा हो, जानबूझकर ताखीर कर रहा हो अपने कर्ज की अदायगी में, टाल मटोल से काम कर रहा हो। आजकल की बात कर रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ नॉर्मली करते भी हैं कि आजकल पर टाल कर उसको लिंगर ऑन कर देते हैं। तो ये उन डेटर्स के बारे में है जो कि ये काम करते हैं। ये ज़रा रिवाइज स्टैंडर्ड है जो इस वक्त हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले ये स्टैंडर्ड था लेकिन उसमें कुछ बाद में चेंजेस की, तो ये रिवाइज स्टैंडर्ड है हमारे पास, जिसको हम स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप से हम शुरू करेंगे कि दिस स्टैंडर्ड कवर्स केसेस ऑफ डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ अ सॉल्वेंट डेटर। ये स्टैंडर्ड कवर करता है उन डेटर को जो अदायगी करने पर कुदरत रखते हैं लेकिन वो अदायगी नहीं करते। सॉल्वेंट उस डेटर को कहते हैं, उस कर्ज की टर्म में या लीगल टर्म में उस बंदे को कहते हैं जिसके पास कर्ज की अदायगी की सलाहियत है और वो उसको अदा नहीं कर रहा। तो बहुत क्लियर है ये उन्हीं के बारे में, उन डेटर्स के बारे में नहीं है जो कि किसी भी वजह, किसी और वैलिड रीजन की वजह से या उज़र शरी की वजह से या फोर्स मेजोर की वजह से जो कि पेमेंट नहीं कर पा रहे। उनका उनका इसमें जिक्र नहीं। ये वो हैं जो जानबूझकर कुदरत रखते हुए भी डिले करते हैं। तो ये सॉल्वेंट डेटर भी है, हो सकते हैं, और सॉल्वेंट गारंटोर भी हो सकता है। हमने इससे पहले जो स्टैंडर्ड्स पढ़े, गारंटी का स्टैंडर्ड पढ़ा था, उसमें हमने क्लियरली ये बात की थी कि जो क्रेडिटर है यानी कर्ज देने वाला है उसके पास ये राइट है कि वो डेटर के पास भी जा सकता है और गारंटोर के पास भी जा सकता है। तो जो गारंटोर भी कुदरत रखने के बावजूद भी अदायगी ना करे तो ये स्टैंडर्ड उसको भी कवर करता है। एंड द केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर और कंसेशनर हु इज लेट इन कंप्लीटिंग वर्क, यानी कि ठेकेदार या वो कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको कोई काम दिया गया है, कोई करने के लिए, किसी काम की अंजामदही के लिए, और वो उस काम को अंजाम नहीं करते और उन पर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, इस तरह से कोई पेनल्टी वगैरह उस पर आ जाती है और उसकी वो पेमेंट नहीं करते और जानबूझकर टाल मटोल करते हैं, तो वो भी स्टैंडर्ड में कवर है। ठीक है। और ये उसी की वजाहत की, एंड दस बिकम्स अ डेटर बाय वर्च्यू ऑफ अ पेनल्टी क्लॉज। वो डेटर इसलिए बनते हैं कि क्योंकि उस एग्रीमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट की उनके दरमियान, कॉन्ट्रैक्टर और उसके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कहीं पर पेनल्टी का जिक्र था। तो जब वो काम पूरा ना कर पाए, काम स्टार्ट ना कर पाए या कोई भी रीजन, तो उसकी वजह से उस पर पेनल्टी लग गई और वो पेनल्टी को अदा नहीं कर रहा। ठीक है, इंशाल्लाह इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ये स्टैंडर्ड की किन चीज़ों को कवर नहीं करता। स्टैंडर्ड कवर नहीं करता जहां पर इंसॉल्वेंसी के केसेस हों, जहां पर जानबूझकर कोई शख्स अदायगी ना कर रहा हो, या बैंक्रप्सी के केसेस हों। बैंक्रप्सी से मुराद वो शख्स है जो जो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, इफलास का शिकार हो गया है, यानी कि उसके पास बिल्कुल अदायगी के लिए पेमेंट ही नहीं है, उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया, उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड है। इंशाल्लाह वहां पर हम तफसील से पढ़ेंगे। और डेटर्स हु डिले पेमेंट फॉर एन एस्टैब्लिश्ड शरिया रीजन, या वो डेटर जो कि किसी उज़र शरी की वजह से, शरी उज़र की वजह से कोई पेमेंट ना कर पाए, तो ये स्टैंडर्ड उन चीज़ों को कवर नहीं करता। इसमें हम स्टार्ट करते हैं पहले क्लॉज से। शरिया रूलिंग्स है इसकी के इस हवाले से क्या शरिया रूलिंग्स हैं। तो सबसे पहला 2/1 डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय डेटर, कि जब कोई डेटर पेमेंट में डिफॉल्ट करे तो क्या शरई अहकामात हैं। इसमें पहली क्लॉज देखें, डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय डेटर हु इज कैपेबल ऑफ पेइंग द डेट इज हराम। यानी शरई तौर पर किसी ऐसे शख्स के लिए जो कि कर्ज की अदायगी कर सकता है लेकिन फिर भी कर्ज अदा नहीं करता, तो शरई तौर पर ये हराम है। हमारे यहाँ इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया जाता है। बदकिस्मती से कर्ज ले लेते हैं, उसके बाद फिर अदायगी करते नहीं है। कर्ज हसना जिसको बिला सूद कर्ज नाम दिया जाता था, मतलब इसको कर्ज हसना कहते ही इसीलिए थे कि बिला सूद कर्ज दिया जाता है, लेकिन इसको हमने दूसरे मानों में हंसना शुमार कर लिया। और लिटरली जो कर्ज नॉर्मली लोग लेते हैं उसके बाद फिर वो अदायगी करते नहीं है।
टाल मटोल करते हैं, जानबूझकर ताखीर करते हैं। तो ये हमें बात समझनी चाहिए कि ये चीज़ शरई तौर पर हराम है, और इस पर बहुत वाज़ेह अहादीस हैं। जैसे कि इसी स्टैंडर्ड में जहाँ पर शरई अहकामात की बुनियादें हैं, इसके अपेंडिक्स बी में, तो वहाँ पर ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है कि मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है। कि एक शख्स जो कर्ज की अदायगी कर सकता है उसके बावजूद भी अदा ना करे, तो वो जालिम है, और ये शरई तौर पर हराम है। ठीक है, अगले क्लॉज पे चलते हैं, 2/1/2 पे। इट इज नॉट परमिटेड टू स्टिपुलेट एनी फाइनेंशियल कंपनसेशन आइदर इन कैश और इन अदर कंसिडरेशन एज अ पेनल्टी क्लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिले बाय डेटर इन सेटलिंग हिज डेट। हमें इस बात की हरगिज इजाजत नहीं है कि हम अपने उस एग्रीमेंट में, जो कि डेट का एग्रीमेंट है, वहां पर हम अदायगी में ताखीर की सूरत में किसी पेनल्टी का जिक्र करें, कोई पेनल्टी क्लॉज लगाएं। हम उसमें ये जिक्र करें कि अगर अदायगी नहीं होगी, अदा नहीं किया जाएगा, तो तुम पर ये पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, इसकी हरगिज इजाजत नहीं है। ये जो आप पेनल्टी लगाएंगे, ये कैश की सूरत में हो चाहे या किसी और सूरत में हो, दोनों सूरतों में आपके ऊपर मतलब ये हराम है कि आप इस पे पेनल्टी क्लॉज लगाएं। वेदर और नॉट द अमाउंट ऑफ सच कंपनसेशन इज प्री डिटरमिन्ड, चाहे ये जो आप कंपनसेशन की अमाउंट उस पर लगा रहे हैं, पेनल्टी लगा रहे हैं, चाहे ये पहले से तय हो या ना हो, दोनों सूरतों में। अगर आपने पहले से तय किया है तो भी मना है, लेकिन अगर आपने तय नहीं किया और बाद में इसकी ताखीर की वजह से आप मांग रहे हैं कि भाई तुम चूंकि तुम ताखीर कर रहे हो, तो तुम मुझे इजाफे के साथ वापस करो, या उस पर तुम पर ये पेनल्टी लागू होगी, तो ये दोनों सूरतें जायज हैं। दिस अप्लाइज बोथ टू कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑफ इनकम, चाहे आप लॉस ऑफ इनकम, जिसको अपॉर्चुनिटी लॉस कहते हैं, अपॉर्चुनिटी लॉस कहते हैं, जिसको उर्दू में या शरी टर्म में फुर्सत ज़ाये कहते हैं। जो हमारे यहाँ इस वक्त कुछ हमारे माशाल्लाह से कुछ शरिया स्कॉलर्स भी हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उनकी सहूलत के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसको फुर्सत ज़ाये कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यही होता है कि जहाँ पर आप आज जो अदायगी कर सकते हैं, जो ले सकते हैं पेमेंट, आज नहीं लेते, 5 दिन बाद लेते हैं, तो ये 5 दिन की ताखीर की वजह से आप उन बातों से महरूम हो गए जो कि 5 दिन अदायगी टाइम पर करने की सूरत में आप कर सकते थे। अगर आपको आज अदायगी हो जाती तो आज ही आप कहीं और ये फंड लगा देते, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर देते, तो 5 दिन का भी मुनाफा आपको मिल जाता। अब चूंकि 5 दिन का डिले हुआ, उसने आपको ताखीर से अदायगी की, तो ये 5 दिन का जो डिले हुआ, जिसको हम बैंकिंग में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, जिसको अरबी में फुर्सत ज़ाये कहते हैं, ये 5 दिन का डिले, इसकी मैं फुर्सत ज़ाये या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कस्टमर से या अपने कर्ज लेने वाले से इसका मुतालबा हरगिज नहीं कर सकता। तो वो ये कह क्लॉज ये कह रही है कि चाहे ये अपॉर्चुनिटी लॉस हो, या एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लॉस ड्यू टू अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी ऑफ दैट, चाहे ये जो लॉस है ये करेंसी के की कदर में तब्दीली की वजह से क्यों ना हो। यानी ना आपको अपॉर्चुनिटी लॉस लेने की इजाजत है, ना किसी और करेंसी की सूरत में, फॉरेन करेंसी की सूरत में जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है, उसके लॉस की इजाजत है आपको। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे $1,000 कर्ज लिए, और जब अदायगी का वक्त आया तो ये डॉलर, इसकी वैल्यू कदर कम हो गई, 300 से अब 250 पे आ गई। अब आप जो को जब मैं अदा कर रहा हूँ या मैं ताखीर कर रहा हूँ, इस ताखीर की वजह से जो उसके रेट में तब्दीली आई है, आप मुझसे इस तब्दीली का जो कंपनसेशन है ये मांग नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि तुमने इस टाइम पर अदा करना था, तो उस वक्त तो ये रेट था, तुमने ताखीर कर दी, महीना तुमने लेट कर दिया, तो ये फौरन 300 से ये डी वैल्यू होके 250 पे आई है, तो ये $50 पर डॉलर का तुम मुझे नुकसान अजाला करो इसका। तो इसकी इजाजत, इन दोनों की इजाजत नहीं है। सर इसको ये बात टाइम क्लियर है? वैल्यू ऑफ मनी कहेंगे? नहीं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाली बात नहीं है ना यहाँ पे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जरा कंसेप्ट डिफरेंट है, उसकी भी इजाजत नहीं है ऑब्वियसली। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहीं ना कहीं शायद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आ जाए, कहीं ना कहीं से वो फॉल करेगी, क्योंकि पैसे की एक कदर है। लेकिन यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर भी एज सच बरह रास्त कोई मतलब डिपेंड नहीं करता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कि अगर आप मुझे दें और मैं उसको आगे ना लगा पाऊँ आपके ताखिर की वजह से, तो वो जो डिफरेंस है वो मैं आपसे नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट कंसेप्ट हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से मुझे थोड़ा सा तर्क उला वाली बात जहन में आती है
कि तरकेउला क्या होता है, आप सबके इल्म में है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा अकीदा ये है कि वो गुनाह नहीं कर सकते, अलबत्ता उनसे तरकेउला होता है। अब तरकेउला से मुराद ये होता है कि जो मतलब लीस्ट प्रेफर्ड काम है वो अंजाम दें। यानी कि जो बेहतर दोनों में से जो ज्यादा बेहतर काम है उसको छोड़कर जो उसमें से जो लीस्ट काम है उसको अंजाम दें। तो ये शायद कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसी सिलसिले में आती है कि जहां पर आप वो जो उस फुर्सत से आप इस्तेफादा कर सकते थे वो आप नहीं कर पा रहे। तो ये टाइम वैल्यू मनी की बात नहीं है, वो फकत ये कह रहा है कि आप किसी भी किस्म की कंपनसेशन, कोई पेनल्टी, कोई चीज डिले की वजह से नहीं ले सकते। ये हराम है। बाज उलमा के नजदीक तो ये सूद के मुतरादिफ है, मतलब ये है ही सूद। सूद की इकसाम बयान करते हैं तो एक किस्म ये होती है, और जमाने जाहिलियत में ये बहुत आम तौर पर राइज था कि अगर कोई पेमेंट ना कर पाता तो जो क्रेडिटर था वो डेटर से कहता था कि ठीक है मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ, लेकिन मोहलत की एवज तुम मुझे इतना इजाफा दोगे। तो ये जमाने जाहिलियत की किस्म है, इसकी इजाजत नहीं है, हराम है। ठीक है, ये क्लियर है, ये तो तो अगले पे चलते स्टेट हैं। अवे जो है डेट के अगेंस्ट, तो मतलब ये तो स्टेट अवे रिबा की बात होगी ना। तो इस तरह का कोई एग्जैक्टली भी अगर एग्जैक्टली। कंपनसेशन, तो फिर रिबा में ही चला जाएगा। कंपनसेशन ड्यू टू एनी डिले, या ड्यू टू एनी प्रिंसिपल भी एनी आपने डिले। कॉल किया और डिले के बाद आपने उसकी डिलेइंग एग्जैक्टली टाइम को एग्जैक्टली। आपने कंपनसेट कर दिया किसी किसी भी वैल्यू से, तो वो तो रिबा हाँ ही हो गया ना। एग्जैक्टली, आइदर इट इज स्टिपुलेटेड इन द एग्रीमेंट और नॉट। या तो ये एग्रीमेंट में क्लॉज आप लिखें या चाहे ना लिखें, दोनों सूरतों में इसकी इजाजत अच्छा, नहीं है। इसमें लेकिन ये देखिए एक कि चीज याद अगर रखिएगा। एग्रीमेंट में लिख रहा है तो वो एग्रीमेंट ही वैसे तो फासिद हो गया ना। टेक्निकली वो बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। एग्रीमेंट ही रिबा की तरफ चला गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखिए एक चीज मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करना चाह रहा था कि अगर आप यहाँ पे स्टिपुलेट नहीं करते, देखिए जो इजाफा है, इजाफे की भी दो किस्में ना, एक तो डिले की वजह से नहीं, एक वैसे ही इजाफा है। अगर वो इजाफा, ये आगे आएगी ये क्लॉज, अगर वो इजाफा आपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा और वो शख्स अपनी मर्जी से खुशी से आपको दे रहा है, तो इस इजाफे की इजाजत है। लेकिन अगर वो डिले की वजह से उससे मांगा जा रहा है तो इसकी इजाजत नहीं है। डिले की इवज किसी भी किस्म की के इजाफी चार्जेस तो का कर्ज के डिमांड करना। अगेंस्ट वैसे आपसे लिसन की मतलब वो इसमें है वो वाक्य भी है कि आपसे जब कर्ज अदा किया करते थे तो उसके साथ जो है ना वो कुछ इजाफी बिल्कुल दिया बेहतर करते थे, करके इजाफा किया बेहतर जाता करके दिया करते थे। वो तो है। उसकी जी बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ी अच्छी सही। मिसाल है इसकी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उस पर अलग से क्लॉज इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। अच्छा, इसकी जो परफेक्ट एग्जांपल है, आपके यहाँ जो बिल पेमेंट होती है, यूटिलिटी बिल्स जिस पर ना अदा करने की सूरत में आप पर एक पेनल्टी लगाई जाती है, वो इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। क्योंकि आपने उनकी सर्विसेज ली और वो सर्विसेज की पेमेंट आपको करनी है और एक मुकर्ररा टाइम दिया गया है यहाँ तक आपको अदा करना है, और अदा ना करने की सूरत में आपसे पेनल्टी ली जाती है, इजाफी रकम ली जाती है, तो ये इजाफी रकम इसी जुमरे में आती है। ठीक है, अगले क्लॉज पे चलते हैं। इट इज नॉट परमिटेड टू मेक अ जुडिशियल डिमांड ऑन अ डेटर इन डिफॉल्ट टू पे फाइनेंशियल कंपनसेशन। हमारे यहाँ नॉर्मली अदालतों में ये रिवाज है कि जब किसी भी किस किस्म का कोई फाइनेंशियल झगड़ा होता है या डिस्प्यूट होता है, तो उसमें जब नॉर्मली उसका क्लेम करते हैं तो फाइनेंशियल कंपनसेशन डिफॉल्ट वाले और उसमें डिले वाले, ये सारे कंपनसेशन हम उसमें डाल रहे हो। तो इसकी इजाजत शरई तौर पर नहीं है, क्योंकि वो लेट कर गया और या पेमेंट अदा नहीं कर रहा, तो आपने उससे उस डिले का या उस पेमेंट ना करने का आपने कंपनसेशन मांग लिया। चाहे ये कंपनसेशन आप खुद से मांगे, चाहे आप अदालत के थ्रू मांगे, दोनों सूरतों में इसकी इजाजत नहीं है। चाहे ये जो आप मांग रहे हैं कंपनसेशन इन द फॉर्म आइदर ऑफ कैश और ऑफ अदर कंसिडरेशन, चाहे वो कैश की सूरत में हो या किसी और कंसिडरेशन की सूरत में, फॉर अ डिले इन सेटलिंग हिज डेट। डिले मतलब डिले के लिए आप उसमें किसी भी किस्म की कंपनसेशन के लिए अदालती चाराजोई भी नहीं कर सकते। अगला क्लॉज देखते हैं, द प्रोक्रेस्टिनेटिंग डेटर इज लायबल फॉर लीगल एंड अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द क्रेडिटर इन ऑर्डर टू रिकवर हिज डेट। ठीक है, आप उससे कंपनसेशन किसी डिले की वजह से तो नहीं मांग रहे, लेकिन अलबत्ता आप उससे ये जो लीगल आपको एक्शन लेना पड़ा, उसकी अदायगी ना करने की सूरत में आपको अदालत में जाना पड़ा। अगर वो अदा करता तो आपको अदालत में ना जाना पड़ता, तो इसका वो हर्जाना अदा करे या उसके एक्सपेंसेस का मुतालबा आप करें, तो इसमें कोई हरज भी नहीं है। बल्कि ये स्टैंडर्ड तो लाइबल करार देता है कि
वो जरूर अदा करे। द प्रोक्रेस्टिनेटिंग डेटर इज लायबल फॉर लीगल एंड अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द क्रेडिटर इन ऑर्डर टू रिकवर हिज डेट। कि वो तमाम अखराजात को बर्दाश्त करे लाजमी तौर पर जो कि डेटर को, क्रेडिटर को उठाने पड़े उसके प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं। The creditor is entitled to apply for the sale of any asset mortgage as collateral for the debt। ये भी बहुत कॉमन सी बात है कि जो आपने कोलेटरल लिया हुआ है बतौर रहन, कोई इसका इसका कोई एसेट लिया हुआ था, हाइपोथिकेट करवाया हुआ था, या आपके पास प्लेज में था, तो आप उससे मुतालबा कर सकते हैं कि ये जो तुम्हारा एसेट मेरे पास बतौर मॉर्गेज पड़ा हुआ है, ये तुम मार्केट में बेचो और मेरे लिए डेट को लिक्विडेट करो, मतलब ये इसको लिक्विडेट करो ताकि मेरा डेट अदा, for the liquidation of the debt। He is equally entitled to stipulate that the debtor must give up। अब ये बात ये कर रहा है कि आप ये मुतालबा कर सकते हैं, वो तो ठीक है, वो आपका हक है। आप चाहें तो इसको अपने एग्रीमेंट में पहले से ही लिख सकते हैं कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको ये मैंडेट दिया जाएगा, क्रेडिटर को ये मैंडेट दिया जाएगा, बैंक को ये मैंडेट दिया जाएगा कि वो इस एसेट को खुद से जाके बेचे, ताकि उसको अदालती चाराजोई में जो अखराजात आते हैं वो उसको अवॉइड करना पड़े, या उस झंझट में उसको पड़ना ही ना पड़े। देखिए नॉर्मली होता क्या है कि जब कोई कस्टमर डेट पे नहीं करता बैंकिंग के उसमें, तो बैंक उसको फॉलो अप करता है, मुसलसल फॉलो अप करेगा, उसके घर पे जाएगा, कॉल्स करेगा, जो तरीकाकार आएगा, फिर भी वो पेमेंट ना करे, तो एक सर्टन उसके बाद फिर बैंक उससे कहेगा ठीक है तुम नहीं करे तो ये जो एसेट है तुम्हारा वो तुम इसको सेल करके मुझे उसकी पेमेंट कर दो। वो फिर भी ना करे तो फिर बैंक फिर अदालत का नॉर्मली रुख करता है। अब जाहिर है वहां पर एक बरसों तक वो केस चलता है और उस पर फिर जाके एक फैसला आता है, एक बड़ा टाइम होता है। तो बैंक्स नॉर्मली ये बात, बैंक्स नॉर्मली, मेरी आवाज आ रही है? बीच में कॉल आई थी। जी जी, आ रही है जी प्रॉब्लम। जी, आ रही है सर। तो बैंक्स नॉर्मली ये करते हैं कि फिर जो अदालत से मतलब चाराजोई करने का जो प्रोसेस है उसको अवॉइड करने के लिए वो अपने एग्रीमेंट्स में ये बात डाल देते हैं कि अगर कोई इस तरह का केस अराइज हुआ तो मुझे ये राइट होगा कि मैं डायरेक्टली विदाउट किसी अदालत से रुजू किए इस एसेट को सेल करने का इख्तियार रखता हूँ। तो ये स्टैंडर्ड इसकी इजाजत देता है। सही है, ये स्टैंडर्ड इसकी इजाजत देता है। अगले क्लॉज पे चलते हैं। अनलेस फेलियर टू पे वाज caused बाय फोर्स मेजोर, it is permissible to stipulate that all outstanding installments become due once the procrastinating debtor fails to pay an installment। ये हमने स्टैंडर्ड नंबर 5 को पढ़ते हुए ये एक क्लॉज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि अगर डेटर अपनी इंस्टॉलमेंट्स, अब वो कोई उसने कोई चीज परचेज की और उसके जिम्मे वाजिबुल अदा है कि वो उसको किस्तों में अदा करे, और अपनी किसी किस्त में ताखीर करे, तो क्रेडिटर के पास ये राइट है कि वो बकैया किस्त फौरन उससे तलब करे। ठीक है, तो ये वही क्लॉज दोबारा से यहाँ पर दोहराई गई है, और इसने नीचे देखें हवाला भी दिया उसी स्टैंडर्ड नंबर 5 का जो गारंटीज पर था, जो हम पढ़ चुके हैं, उसका इसने हवाला दिया है 5/1 का। उसमें यही बात की गई थी। और ये बात भी मद्देनजर रहे कि ये जो आप मुतालबा कर सकते हैं फकत उस सूरत में कर सकते हैं जहां पर वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हो, जहां पे वो सॉल्वेंट हो, अदायगी कर सकता हो और वो प्रोक्रेस्टिनेशन करे। इससे मुस्तस्ना करार दिया है उसको फोर्स मेजोर को। फोर्स मेजोर मैंने उस वक्त आपको एक्सप्लेन किया था कि वो चीजें जो कि डेटर के उससे तवानाई से खारिज हैं, उसके साथ ऐसी कोई चीज हो गई, उसका बहुत बड़ा दिवालिया हो गया, बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, उसके साथ कोई ऐसी चीज हो गई, जल्जला आ गया, उसका वो जो एसेट था वो तबाह बर्बाद हो गया, वट एवर, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जब फोर्स मेजोर का केस ना हो तो उस सूरत में ये अप्लाई होगा। अच्छा, इसमें अगला जुमला देखें, इट इज प्रेफरेबल दैट दिस क्लॉज इज इम्प्लीमेंटेड ओनली आफ्टर नोटिफाइंग द डेटर एंड आफ्टर द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। कि ये आप उस वक्त कर सकते हैं, ये उस स्टैंडर्ड में भी लिखा था अगर आपको याद हो, कि आप उस वक्त कर सकते हैं जब आपने डेटर को नोटिफाई किया हो कि भाई तुम्हारे ऊपर वाजिबुल अदा है, और उसको एक रीजनेबल टाइम दिया जाए कि तुम्हें मोहलत दी जाती है कि तुम 1 महीने के अंदर अंदर अपनी ये पहली इंस्टॉलमेंट पे करो, बसूरत दीगर तुम्हारी तमाम इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो जाएंगी, मैं तुमसे तमाम इंस्टॉलमेंट्स तलब कर लूंगी। तो अगर उसको ये पहले इसे बताया गया है तब ये आप इस चीज को एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन ताज्जुब वाली बात है कि यहाँ पर प्रेफरेबल की बात कर रहा है, और अगर आपको याद हो जो गारंटी का स्टैंडर्ड हमने पढ़ा था उसमें उसने ये लाजमी शर्त लगाई थी। ऐसा ही है।
इसमें एक चीज मुझे ये आप कहें कि ये तलब करे या तलब कर सकता है, दो चीजें ना इन केस ऑफ डिफॉल्ट। एक तो ये कि उसने एक पहली इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट कर दी और उसके बाद जो है ना एक की कंडीशन है कि उसके पास के वो उससे बाकी इंस्टॉलमेंट तलब कर सकता है, और एक ये कि तलब करे। दो चीजें हैं ना। तो यहाँ पर तो बात जो हो रही है वो उसकी हो रही है ना कि वो उसके पास ये जी, ऑप्शन है कि या तो वो प्रेफरेबल की सारे बात हो इंस्टॉलमेंट। रही है। जी प्रेफरेबल यहाँ क्या। प्रेफरेबल की बात हो रही है। अगर किसी के पास इस वक्त स्टैंडर्ड नंबर 5, मतलब ये 5/1 है, काइंडली अगर उसमें खोल के ये स्टैंडर्ड देख सकता है कि उसमें क्या प्रेफरेबल का लफ्ज है या मैंडेटरी है, ये जरा प्लीज कोई कंफर्म कर सकता है तो करे। जी, कोई कंफर्म कर रहा है? मैं ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट जरा। जी, आप भी ये जरूर जरूर देखिएगा वहां पर। देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। तो प्रेफरेबल की बात की गई है। ये क्लॉज याद है ना सबको? हमने इसमें गारंटी के स्टैंडर्ड में पढ़ा था। जी याद है, तो मैं अगर इसको भूल भी गई मेरे पास 5/1 में। जी, 5/1। वन में अच्छा जी, फॉर्म मैं पढ़ देता हूँ। 5/1 भी bringing forward the future installment in case of default on payment. It is permissible to include the term of a term in debit contract to the effect that in the debtor default on the payment on one or more settlements, some or all of the future installments shall fall due. अच्छा ये फॉल ड्यू सही है, सही है। इमीडिएटली। अच्छा ये फॉल ड्यू इमीडिएटली कह रहा है मुझे। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा लॉजिक समझ नहीं आ रही कि वो फॉल ड्यू हो जाए या वो उसको कॉल अप कर सकता है या शरिया इजाजत देती है। ये थोड़ा सा मुझे इसमें जरा सा वो ना कंफ्यूजन हो गया। एक तो ये कि देखें वो मैं एक। क्लियर करता हूँ इसको। आप जी, आगे पढ़ें इसको पूरा, अच्छा पढ़ लें। अच्छा अगेन immediately provided the default was not caused by unforeseeable सही intervening है। the event of or फोर्स force मेजोर majeure. की बात होगी। जी जी। However, this term shall not be effect until the debtor has been served with the देखें reminder notice and after reasonable period for the time it has देखें expired. यहाँ पर वो मैंडेटरी कह रहा है, मतलब आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब जी तक आप उससे नोटिस तलब उसको एक सर्टेन टाइम ना दे दें, रीजनेबल टाइम ना दे दें पेमेंट के लिए, और नोटिफाई ना करें। जबकि यहाँ पर वो प्रिफरेबल कह रहा है। ये स्टैंडर्ड में ये बाज इस तरह की चीजें भी नजर आती हैं कि एक स्टैंडर्ड में समटाइम्स कुछ कह रहा है, दूसरे स्टैंडर्ड में कुछ कह रहा है। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो आई सजेस्ट कि आप वही वाला लें जो कि इसके असल स्टैंडर्ड में ये बात मौजूद है। यानी गारंटी वाली बात ले लें जहां पर ये जिससे ये रिलेट कर रहा है, एक्चुअल में ये क्लॉज जिससे रिलेट करी वहां से ले लें। यहाँ तो रेफरेंस दिया गया है इसका। ठीक है। जी। तो टेक्निकली ये होगा कि वो बाय डिफॉल्ट जो है फिर वो टोटल इंस्टॉलमेंट का जो है ना वो डिमांड कर सकता है उसे, या लाइबल कर लो उसका। जी, मतलब ये क्लॉज आप तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब आपने उसको नोटिस दिया हो या और उसको एक सर्टेन पीरियड दिया हो ताकि उसमें पेमेंट करे। अच्छा देखें, ये जो चीज है ना, ये आप तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब आपने अपने उसमें एग्रीमेंट में लिखा हो। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी।
अच्छा, आई एम सॉरी, मैं एक कॉल थी, मुझे अर्जेंटली कॉल लेनी थी। तो ये अदनान साहब, ये जो बात हो रही है ना, ये बात हो रही है कि आप अपने क्लॉज डाल सकते हैं। मतलब आप ये क्लॉज डाल दें कि अगर आपने पेमेंट ना किया तो आपकी जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो जाएंगी। ये ऐसा नहीं कि बाय डिफॉल्ट आप, आपके पास ये राइट है। ये आपको क्लॉज में डालने का राइट है कि आप ये डाल दें, तो फिर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है अदनान साहब। जी ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। ठीक है, अगले क्लॉज पे चलते हैं। जी इन द ये भी आप उसमें पढ़ चुके हैं, ये भी गारंटी वाले क्लॉज में पढ़ चुके हैं। इन द केस ऑफ अ मुराबाहा सेल, इफ द एसेट दैट वाज सोल्ड। अच्छा, मुराबाहा को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ये सिर्फ मुराबाहा में नहीं, तमाम किस्म के इकसाम के सेल्स में ये बात शरई तौर पर लागू है कि अगर उसके पास वो एसेट मौजूद है, अभी भी आपने उसको बेची है वो चीज, लेकिन उसके पास अभी भी मौजूद है, अब डिफॉल्ट कर रहा है, तो ये उसकी बात कर रहा है। इफ द एसेट दैट वाज सोल्ड इज स्टिल अवेलेबल इन द कंडीशन इन विच इट वाज सोल्ड and the buyer has defaulted in the settlement of the price and has later become bankrupt, कि वो डिफॉल्ट कर गया और उसके बाद फिर वो बैंकरप्ट हो गया, देन द सेलर, सेलर यानी बैंक, द इंस्टीट्यूशन is entitled to repossess the asset instead of initiating procedures to obtain a bankruptcy order। तो यानी बैंक उसको रिपोजेस कर सकता है, उसके पास ये इंटाइटल है कि वो दोबारा से उसके लिए, चूंकि वो डिफॉल्ट कर चुका है और वो एसेट अभी भी मौजूद है, तो उसके पास ये राइट है कि वो उस एसेट को रिपोजेस करे, बजाय इसके कि वो बैंक्रप्सी के उस पूरे प्रोसेस को जारी करे। उसके पास ये राइट है। और इस ये सिलसिले जो में हदीस है जो कि हमारे पास मौजूद है, सही बुखारी की गालिबन हदीस है, जिसमें ये गालिबन अबू हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई सामान बेची जाए और उसके उसका मालिक दिवालिया हो जाए और जो बेचने वाला है उसको वो चीज उसी तरह से मिल जाए, तो बेचने वाला उस चीज के ऊपर बाकी जो मुतालबा करने वाले हैं, जो बाकी आप समझ लें कि जो क्रेडिटर्स हैं, उनसे ज्यादा हकदार है। यानी एक शख्स बैंकरप्ट हो गया, उसके एसेट्स पर अब जाहिर है सबका मुतालबा होगा, तो उसके उस एसेट पर जो उसने उसको बेचा था और उसके पास अभी भी मौजूद है, तो जो क्रेडिटर है उसके पास सबसे ज्यादा ये राइट है कि वो उसको रिपोजेस करे। उस पर बेस करते हुए ईओफी ने ये इजाजत दी है कि आप उसको रिपोजेस कर ले, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये तो इजारा की रिपोजिशन की बड़ी अच्छी मिसाल है। इजारा में तो ये होता है कि बैंक अपनी गाड़ी जो है रिपोजेस कर लेता है, अगर आपने गाड़ी इजारा पे दी है या इंश्योर लेकिन पे नहीं लगी है। अदनान भाई, उसमें देखें दो फर्क है ना। इजारा में आप भी बदस्तूर मालिक हैं, आप मालिक जी हैं, तो वो तो आपकी चीज है, आप कभी भी मांग लें। नहीं, एक मिनट जरा होल्ड कीजिए, रखिए। जी जी श्योर। आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। इजारा में तो आप मालिक नहीं है ना उसके। लेकिन कुछ बैंक मालिक नहीं भी बन रहे, वो फिर हाइपो चार्ज सिर्फ लेते हैं, लेकिन मालिक जो है वो कस्टमर को बनाते हैं, वो कस्टमर के नाम पे ही गाड़ी होती है। और उसमें इस तरह से भी है, और बाद में फिर ये कि बैंक उसको रिपोजेस कर रहा होता बिल्कुल, इजारा में तो ये नॉर्मल केस है ना, उसमें तो आपको कोई ऐसी चीज नहीं है मतलब जो आपको रोक सके। मुराबाहा में चूंकि आप अब ऑनर रहे नहीं है ना, आपने है। जी उसको सेल कर दिया, सेल अब वो कर आप इस चीज के मालिक नहीं है, वो हम्म, कस्टमर उसका मालिक था, लेकिन उसने वो खरीदा और फिर डिफॉल्ट कर गया। तो उस सूरत में उसको इजाजत दी जा रही है, क्योंकि ये जरा सरकमस्टांसेस ऐसे है ना कि आप चीज आपकी रही नहीं है, उसके बावजूद भी आपको लेने की इजाजत है उससे, अगर वो डिफॉल्ट कर जाए। ठीक हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं 2/1/8 पे। इट इज परमिसिबल इन कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग indebtedness such as muraba to stipulate an undertaking by the debtor that in case of procrastinating in payment, the latter will donate an amount of a or a percentage of the debt to be spent for charitable causes through the institution। ये वही चैरिटी की क्लॉज है कि आपको इस बात की इजाजत है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में, जैसा कि मुराबाहा वगैरह में, इस चीज को लिखें और ये वादा लें, ये इल्तिजाम करें कि अगर कस्टमर खुद से ये इल्तिजाम करे कि अगर मैं आपको ताखीर से अदायगी करूं तो मैं अपना एक सर्टन जो अमाउंट है या अपने डेट का सर्टन परसेंटेज है, वो मैं चैरिटेबल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करूंगा। और उस पर वो एग्री भी करे कि बैंक के थ्रू वो ये करेगा, यानी बैंक जहां इसको मुनासिब समझेगा वहां पर उसकी अदायगी करेगा। आप सबके इल्म में है कि इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग में ये
एक बहुत ही राइज किस्म की चीज है, क्योंकि कस्टमर को आपने ये पाबंद करना है कि वो टाइम पे अदायगी करे। तो इसलिए इस चीज की बात की जाती है हमारे यहाँ, और बहुत ही फ्रिक्वेंटली मुराबा में जहाँ जहाँ पेमेंट डिले होती है, इजारा में भी ये चीज मौजूद है कि दोनों सूरतों में आप जब जब डिले करते हैं तो बैंक उससे चैरिटी उससे लेता है, और उसके बाद फिर बैंक उसको मुनासिब जगह पर उसको चैरिटीज को लगाता है, किसी मुनासिब से इदारे में, जैसे ईदी, फातिमी, और ये हुसैनी ब्लड बैंक, इस तरह की जो चैरिटी, कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ये पेमेंट्स दी जाती है। ठीक है, आई थिंक इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल राइट चीज है। और इसके पीछे वो वादा है जो कस्टमर उठाता है, और इसको नजर भी बाज इसको नजर भी करार देते हैं कि कस्टमर की तरफ से नजर है, या अपने ऊपर कोई ऑब्लिगेशन डालता है, और अपने ऊपर कोई कस्टमर ऑब्लिगेशन डाले तो उस पर वो उसी तरह से लागू होगा। अच्छा, ये जब भी लिंक खत्म हो जाए आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत जल्द इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। छोटा सा स्टैंडर्ड है। अगले क्लॉज पे चलते हैं, 2/2 गारंटोर पर, कि जैसे ही आप खुद डेटर से आप मांग सकते हैं, तो वैसे ही आप गारंटोर से भी मांग सकते हैं। और गारंटोर भी उसी तरह से टाल मटोल कर सकता है आपके साथ, कि आपको टाइम पे पेमेंट ना दे, आप उसके पास जा रहे हैं कि भाई तुमने गारंटी दी थी, तो अब ये चीज आप मुझे इसकी पेमेंट ला के दो। और वो जो गारंटोर है वो उसमें टाल मटोल कर रहा है उसी तरह से जैसे कि आपका डेटर कर रहा है, तो उस पर भी वही है